तो बायोलॉजिक बेसिस ऑफ ऑर्थोडोंटिक थेरेपी में बेसिकली वो ये बताता है कि जो आपका टूथ मूव करता है फोर्स की एप्लीकेशन के साथ, उसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, तो स्टिमुलस क्या होता है और उसके बाद कौन से केमिकल मैसेंजर्स बनते हैं और पूरा जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो उसमें सबसे पहले वो ये बताता है कि जो आपका टूथ है वो मूवमेंट के साथ अपना सारा जो सॉकेट है उसको मॉडिफाई करता हुआ लेके जाता है अपने साथ, यानी जो भी उसका सॉकेट है वो उसके साथ सारा जो अटैचमेंट अपरेटस है वो अपने साथ मूव करवाता हुआ जो नई पोजीशन है वहाँ पे लेके जाता है। तो जो सारा बोनी रिस्पॉन्स है वो बेसिकली जो आपका अटैचमेंट अपरेटस है जिसको पीडीएल कहते हैं उसके थ्रू जो है वो काम होता है सारा। तो सबसे पहले जो पीडीएल का स्ट्रक्चर है वो इसमें समझना ज़रूरी है। तो पीडीएल का स्ट्रक्चर में बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आप कह रहे हैं ज़्यादा उसमें चीज़ प्रेजेंट होती है वो फाइबर्स होते हैं जिनको पीडीएल फाइबर्स कहते हैं। तो पीडीएल फाइबर्स बेसिकली आपके दांत को बोन के साथ अटैच करके रखते हैं। पीडीएल फाइबर्स एक साइड पे सीमेंटम में अटैच्ड होते हैं, दूसरी साइड पे आपके जो रूट है उसकी बोन है उसकी लैमिना ड्यूरा के साथ अटैच्ड होते हैं। और इनकी हमेशा एक एंगल होता है, यानी जो रूट के ऊपर जो पार्ट उनका आके लगता है वो हमेशा एपिकली प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द बोन। तो जो आपके पास बेसिकली फाइबर्स हैं पीडीएल के जो टूथ को बोन के साथ अटैच करते हैं वो आपके प्रिंसिपल फाइबर्स होते हैं। और प्रिंसिपल फाइबर्स आगे से फर्दर टाइप्स के होते हैं जिसमें आपका एल्वेओलर क्रेस्ट है, ऑब्लिक है, हॉरिजॉन्टल है, इंटररेडिकुलर है और एपिकल है। तो और उसके अलावा जो फाइबर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं उसमें आपके ट्रांसेप्टल फाइबर्स आ जाते हैं जो बेसिकली एक दांत की सीमेंटम से लेकर दूसरे दांत की सीमेंटम तक जाते हैं। और फिर उसके अलावा जो फाइबर्स आ जाते हैं वो आपके पास डेंटो जिंजिवल फाइबर्स होते हैं। लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं वो आपके प्रिंसिपल फाइबर्स हैं, तो जो बेसिकली आपके दांत को बोन के साथ अटैच करके रखते हैं। उसके अलावा जो पीडियल स्पेस में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें सेल्स आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं और जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी हैं, फाइब्रोक्लास्ट भी हैं। ये सारे सेल्स जो हैं ये मीजेनकाइमल सेल्स से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व सप्लाई भी होती है, और उसके अलावा यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सारा पीडीएल का। और वो बताता ये है कि जो बेसिकली ये जो फ्लूइड तो बेसिकली जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो इनकम्प्रेसिबल होता है ना, लेकिन जो इसकी वॉल्स हैं अराउंड वो पोरस होती हैं, बोन की भी और आप समझ लें रूट की भी। तो जब आप उस पर प्रेशर लगाते हैं पीडीएल के ऊपर तो फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है लेकिन उसकी वॉल्स क्योंकि पोरस हैं तो वो वहाँ से एक्सप्रेस हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है थोड़ा सा। यानी अगर आप एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो सारा जो टूथ है वो पीडीएल स्पेस के अंदर मूव कर जाएगा और फ्लूइड जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा वॉल्स के अंदर। और जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो वो फ्लूइड ऑब्वियसली वॉल्स के अंदर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और टूथ अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप फोर्स जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली वो कहता है कि ये जो फ्लूइड है आपका ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वो बताता है कि अगर आप जब नॉर्मल फंक्शन करते हैं तो उसमें आपकी बोन का और टूथ का और पीडीएल का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि जब आप कहता है इनिशियली फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल खाना खाते हुए, तो वो आपकी लेस देन 1 सेकंड तक आपके टूथ के ऊपर एक्ट करती है, लेकिन वो फोर्स बहुत हैवी होती है, वो ये भी साथ बताता है। तो वो कहता है इनिशियली जब आप लेस देन 1 सेकंड के लिए फोर्स लगाते हैं दांतों के ऊपर तो उस वक्त क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगती है तो पीडीएल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है और उसके रिस्पॉन्स में जो फोर्स उसके थ्रू बोन पे जाती है तो बोन उसके रिस्पॉन्स में बेंड करती है। और बोन के बेंड करने की वजह से, क्योंकि बोन एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उसका बेसिकली बेंड करने के साथ स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होते हैं। और ये है बेसिकली आपकी जो रिस्पांस है अगर लेस देन 1 सेकंड आपने फोर्स लगा के रखी है। अब ये है कि आपने फोर्स 1 to 2 सेकंड्स तक लगा के रखी है तो फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है लेकिन वो वॉल्स के अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्लूइड एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी बेसिकली टूथ जो पीडीएल स्पेस है उसके अंदर से फ्लूइड थोड़ा सा कम हो जाएगा और जितनी वो स्पेस बनेगी उसके अंदर टूथ मूव कर जाएगा। और फिर आगे अगर आप उससे भी ज़्यादा 3 to 5 सेकंड्स के लिए फोर्स लगा के रखते हैं तो पीडीएल फ्लूइड जो है वो सारा स्क्वीज आउट हो जाएगा और जो उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जो फाइबर्स हैं और सारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं, वो सारा कंप्रेस हो जाएगा और इमीडिएटली आपको उसमें पेन होगी अगर आपने एक्सेसिवली प्रेस करके रखा हुआ है, हैवी प्रेशर लगाया हुआ टूथ के ऊपर और 3 to 5 सेकंड्स तक आपने प्रेस करके रखा हुआ। तो ये बेसिकली नॉर्मल जो फंक्शन में आप करते हैं तो ये रिस्पॉन्स आता है बेसिकली आपके जो पीडीएल स्ट्रक्चर्स हैं और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं टूथ का उन पे। फिर एक चीज़ होती है एक्टिव स्टेबलाइजेशन।
और इसमें भी बेसिकली पीडीएल का रोल आ जाता है। तो बेसिकली वो ये कहता है कि आपके जो टीथ हैं वो हमें ऐसे पता होता है कि न्यूट्रल जोन के अंदर पड़े हैं, कि उसके ऊपर जो बकली और लिंगुअली फोर्स लग रही है वो यूजुअली इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो एक न्यूट्रल जोन में है या इक्विलिब्रियम में है और मूव नहीं करते। लेकिन वो कहता है कि ऐसा है नहीं। कुछ एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो लोअर टीथ की जो बात करता है तो वो कहता है टंग की तरफ से जो फॉरवर्ड प्रेशर होता है, बक्कल साइड पे जो प्रेशर लग रहा होता है, टंग जो आप समझे टूथ को आगे की तरफ फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिप्स जो टीथ को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो वो कहता है लेकिन अब ऑब्वियसली ये तो कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रही है लेकिन टूथ मूव नहीं करता। तो वो कहता है कि ये आप समझें कि जो टूथ का पीडीएल है वो इटसेल्फ थोड़ी सी फोर्स जनरेट करता है इस अनबैलेंस्ड फोर्स के अगेंस्ट, ताकि टूथ मूव ना हो। इसको कहते हैं एक्टिव स्टेबलाइजेशन के। जो टूथ है वो पैसिवली नहीं पड़ा हुआ, वो अगर कहीं थोड़ी सी फोर्स की अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लग रही है तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि अगर 5 ग्राम्स फोर्स आपकी लिप की साइड से लग रही है और 10 ग्राम्स फोर्स टंग की तरफ से लग रही है, तो नेट 5 ग्राम फोर्स है जो टंग की तरफ से टूथ को लेबियली पुश कर रही है, लेकिन टूथ लेबियली मूव नहीं होगा क्योंकि पीडीएल जो है उसके अंदर से फोर्स जनरेट करके ये 5 ग्राम्स की फोर्स को कैंसिल कर देंगे और ख़ुद मूव नहीं होगा वो। तो इसको कहते हैं एक्टिव स्टेबलाइजेशन। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि पीडीएल का रिस्पॉन्स क्या होता है। बल्कि एक्टिव स्टेबलाइजेशन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल आता है कि फ़र्ज़ कर लें कि 10 ग्राम्स जो फोर्स है जो आपका पीडीएल खुद से रेजिस्ट कर सकता है कि उस उतनी फोर्स तक आपकी मूवमेंट नहीं होगी, वो रेजिस्ट कर लेगा इतनी फोर्स को। तो ये बेसिकली एग्जांपल है कि अगर 10 ग्राम्स है तो ये आपका बेसिकली ऑर्थोडोंटिक फोर्स का थ्रेशोल्ड होगा कि अगर इससे कम फोर्स लगाएंगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, आपको एटलीस्ट उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आप एक्टिव स्टेबलाइजेशन को ओवरकम कर सकें और टूथ की मूवमेंट हो सके। हाँ, फिर आ जाता है कि पीडीएल का रिस्पांस क्या होता है। अब पीडीएल का फोर्स लगने पे 2 तरह का रिस्पांस होता है जो कि डिपेंड करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर तो आपने लाइट फोर्स लगाई है तो आपको डिफरेंट रिस्पांस मिलता है, अगर आपने हैवी फोर्स लगाई है तो आपको डिफरेंट रिस्पांस मिलता है। तो दोनों की डिटेल वो आगे बता देगा, वो देख लेते हैं आगे से। बेसिकली जो दो फिनोमेनास के नाम है वो ये हैं कि लाइट फोर्स लगाए तो फ्रंटल रिजॉर्प्शन होती है और हैवी फोर्स लगाए तो अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन होती है। और फिर वो थ्योरीज बता देता है आपको कि जो बायोलॉजिकल मूवमेंट है वो उसका स्टिमुलस क्या होता है और वो मूवमेंट के सारा जो पाथवे है वो क्या होता है। तो बेसिकली वो ये कहता है कि जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना वो बेसिकली रोल प्ले करते हैं आपके डिफरेंट जो भी बोन फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन के सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए दो जो मेजर थ्योरीज हैं उसमें से पहली है बायोलॉजिक इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी। जैसे पीछे भी उसने बताया कि जब कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर फोर्स लगाएं और वो उसका स्ट्रक्चर डीफॉर्म करे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से एक पीजो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब होता यह है कि जब भी किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आप डीफॉर्म करते हैं अपनी फोर्स से, तो जितनी देर के लिए उसका स्ट्रक्चर डीफॉर्म हो रहा होता है उतनी देर के लिए उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और पीजो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। फिर जब आप फोर्स सस्टेन करके रखते हैं, लगा के रखते हैं और उसका जो नया स्ट्रक्चर है वो बना रहता है तो उस दौरान उसके अंदर कोई जो करंट है वो जनरेट नहीं होता। फिर जैसे ही आप उसके पे जो फोर्स है वो छोड़ते हैं और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आता है, तो जितनी देर में वो अपनी शेप में वापस आ रहा होता है तो दोबारा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो एक रिवर्स करंट बन रहा होता है जो कि उसकी ऑपोजिट होगा। जब पहले आपने फोर्स लगाई थी तो जितना वो था उससे ऑपोजिट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चार्ज ऑपोजिट होगा उस करंट का, तो उसको कहेंगे रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या करंट। तो बोन में आपने ये देखा है कि जब आप इनिशियली फोर्स लगाते हैं तो आपने देखा पड़ा कि बोन बेंड हो जाती है, तो क्योंकि बोन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती है, तो जब बोन बेंड हो रही होती है फोर्स लगाने पे तो उसके अंदर भी पीजो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होते हैं। सिमिलरली जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जितनी देर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा उतनी देर उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होंगे। जब आप फोर्स सस्टेन करके रखेंगे, यानी बोन एक तो बेंड हो गई है जितना उसने होना था, अब आपने फोर्स लगाई हुई है, बोन वहीं पे पड़ी है, बेंड हुई हुई बोन पड़ी हुई है, तो उसके अंदर फ़िलहाल कोई उस वक्त कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा होगा। और फिर ये होगा कि जैसे ही आप फोर्स छोड़ेंगे तो वो इनिशियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी, तो फिर करंट जो है वो अपोजिट जो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होगा। तो होता ही है कि जो आपके अच्छा इसमें दो जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, एक तो इसमें डिके रेट क्विक है इसका, यानी कि सिर्फ उतनी देर है जितनी देर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, यानी एक दफ़ा जब बोन बेंड हो गई है तो उसके बाद उसके अंदर
पीजो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जब आप फोर्स छोड़ते हैं और वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है तो उसमें रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली सिर्फ ये है कि जो आपके जो टिश्यू फ्लूइड है सारा, जो आपके बोन के साथ उसको बात कर रहा होता है बेसिकली, तो उसने जब ऑब्वियसली बोन के अंदर से करंट बन के उसमें से कंडक्ट होगा तो उसके अंदर स्ट्रीमिंग पोटेंशियल्स आपको मिलते हैं। मतलब है कि जो फ्लूइड है उसके अंदर आप करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको स्ट्रीमिंग पोटेंशियल्स कहते हैं। अब ये स्ट्रीमिंग पोटेंशियल बेसिकली वो स्टिमुलस है जो बोन की रीमॉडलिंग को स्टिमुलेट करता है, आप ऐसे समझ लें। तो यहाँ से इनिशियल स्टिमुलस आपका ये होगा कि जो करंट जनरेट हो रहा है वो आपके जो सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, जो बोन की रीमॉडलिंग करवाएंगे अकॉर्डिंग टू दी स्टिमुलस और फोर्स। जिस तरह की फोर्स होगी वहाँ पे रिजॉर्प्शन हो जाएगी और ऑपोजिट साइड पे आपकी बोन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक थ्योरी है कि बोन मूव टूथ जो है वो मूव कैसे करता है और बोन रिजॉर्ब कैसे होती है। अब उसमें वो थोड़ी सी डिटेल आगे ये बताता है कि जब आप कांस्टेंट फोर्स लगा के रखते हैं ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली आपने देख लिया कि जब फोर्स लगती है और जब आप छोड़ते हैं सिर्फ तभी पीजो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होते हैं। जब कांस्टेंट फोर्स लगी रहती है तब करंट्स जनरेट नहीं हो रहे होते। तो ऑब्वियसली वो कहता है कि कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि जब करंट्स ही जनरेट नहीं हो रहे कांस्टेंट फोर्स लगने से, तो बोन रिजॉर्प्शन कैसे होगी और मूव कैसे होगा। दूसरी जो थ्योरी है वो है प्रेशर टेंशन थ्योरी। प्रेशर टेंशन थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी दांत पे फोर्स लगाते हैं तो वो इनिशियली थोड़ा सा पीडियल स्पेस में मूव कर जाता है जिस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, और जिस साइड पे पीडियल स्पेस में वो मूव कर जाएगा वहाँ पे जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा पीडियल स्पेस का। पीडियल के जो फाइबर्स हैं जो सारे वहाँ पे सेल्स वगैरह पड़े हैं उस साइड पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और अपोजिट साइड पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और इसकी वजह से बेसिकली वहाँ पे ब्लड फ्लो के चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो केमिकल सिस्टम है वो सारा चेंज होगा। फर्स्ट मैसेंजर सेल्स बनेंगे, सेकंड मैसेंजर सिस्टम सारा वो बनेगा, वो आगे डिटेल बताएगा उसकी, और उसकी वजह से आपकी मूवमेंट होगी। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे उस एरिया में ब्लड फ्लो के चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ होते हैं जो कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करवाएंगे और बोन की रीमॉडलिंग होगी। तो ये डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि लाइट फोर्स और हैवी फोर्स लगाने से जो फिनोमेना होता है उसकी बेसिकली क्या है, तरीका क्या है उसका सारा। तो इनिशियली ये होगा कि जब आप लाइट फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो उतने उस तरफ मूव करना है, तो लाइट फोर्स है चूँकि, तो ये टोटली पीडीएल को कंप्रेस नहीं करेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हाफ द एरिया ऑफ द पीडीएल में आ जाएगा, और अब वो यहाँ पे आ गई है, जो टूथ का रूट का पार्ट है ना वो यहाँ पे आ गया। तो ये सारा अब आपका रूट का पार्ट हो गया, और ये कंप्रेस्ड एरिया है सारा पीडीएल का अंदर। अब कंप्रेस्ड एरिया में बेसिकली आपके जो सेल्स हैं ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, सेल्स और फाइबर्स डिस्टॉर्ट होंगे। उन्होंने यहाँ पे आपके सिक्रीट कर देना प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बेसिकली काम यह है कि ये एज फर्स्ट मैसेंजर्स एक्ट करेंगे, और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से आफ्टर सम टाइम सेकंड मैसेंजर्स एक्टिवेट होंगे, जो कि बेसिकली आपका साइक्लिक ईएमपी होगा। और साइक्लिक ईएमपी ने जो काम करना है वो ये है कि बेसिकली आपका रैंक और रैंक एल का पाथवे जो है उसको एक्टिवेट कर देना। और वो भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अब होना बेसिकली ये है कि यही इसी एरिया के अंदर आपके ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे और मैच्योर होंगे, और अंदर से इस तरफ को बोन को रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब फर्ज करें कि उन्होंने इतनी बोन रिजॉल्व कर दिया, तो टूथ रिजॉल्वशन के साथ साथ ही मूव करता जाएगा, यानी जितनी बोन यहाँ पर रिजॉल्व होगी उतना ही टूथ मूव करता जाएगा, क्योंकि टूथ वाली साइड से जो बोन है वो आपकी रिजॉल्व हो रही है और वो इस तरफ को मूव करता जा रहा है। तो ये बेसिकली आपकी लाइट फोर्स के साथ जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये होगा। अब रैंक और रैंकल का थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये एक सेल है और ये एक सेल है। ये वाला जो सेल है फॉर एग्जांपल ये ऑस्टियोक्लास्ट है, और ये जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट के सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको आप कहते हैं रैंक, और ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली कुछ प्रोटीन सेक्रीट करता है जिनको कहते हैं रैंक लाइगेंड या रैंक एल। रैंक लाइगेंड का बेसिकली काम यह है कि इसने आगे ऑस्टियोक्लास्ट के रिसेप्टर पे एक्टिवेट होना है, रैंक के ऊपर लगना है और इसको एक्टिवेट करना है।
एक्टिवेट करने के बाद ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये मैच्योर होगा और ये जो बोन की रिजॉर्प्शन है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। और उसके बाद बेसिकली ये होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट खुद एक्टिवेट हो जाएगा और जितने एरिया से बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट ने आपकी रिजॉर्प्शन की होगी वहाँ पे थोड़ी सी ये बोन डेपोजिशन कर देगा। तो इसको ओवरऑल कहते हैं कि ये बोनी रीमॉडलिंग हो रही है। तो नॉर्मल फिनोमेना यही है कि थोड़ी सी कंटिन्यूसली जो बोन होती है उसकी रिजॉर्प्शन भी हो रही होती है और उसके ऊपर आपकी दोबारा बोन फॉर्म हो रही होती है। तो ये ओवरऑल जो फिनोमेना है ये पूरा नॉर्मली ऐसे हो रहा होता है। फिर जब जो है आपकी रिजॉर्प्शन है उसको काउंटर करने के लिए एक चीज़ ऑस्टियोब्लास्ट सेक्रेट करते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोटैग्रिन, OPG। ऑस्टियोप्रोटैग्रिन का काम बेसिकली ये है कि ये जाके रैंक लाइगेंड के साथ जाके ये कनेक्ट करते हैं और रैंक लाइगेंड को रैंक पे लगने नहीं देते, रिसेप्टर पे लगने नहीं देते। जब ये रिसेप्टर पे नहीं लगेगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा और रिजॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका रैंक और रैंक एल का पूरा पाथवे है। और ये भी देखा गया है कि जब आपकी टूथ की मूवमेंट हो रही होती है तो PDL स्पेस के अंदर रैंक और रैंक एल और ऑस्टियोप्रोटैग्रिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हुई होती है। तो ये बेसिकली थी आपकी फ्रंटल रिजॉर्प्शन, जिसमें इनसाइड मतलब दांत की तरफ से जो बोन है वो इस तरफ को रिजॉर्व होती है और विद उसके साथ साथ जितनी वो रिजॉर्व होती जाती है उतना टूथ अंदर उसकी तरफ मूव करता जाता है। और दूसरा है कि हैवी फोर्स के साथ क्या होता है। फ़र्ज़ करें इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है। अब क्योंकि हैवी फोर्स है तो पूरे का पूरा टूथ जब वो PDL स्पेस के अंदर मूव करके इस स्पेस में यहाँ पे आ जाएगा और ये सारा जो अब एरिया है ना ये टूथ के ये यहाँ पे मूव कर गया टूथ बेसिकली। अब यहाँ पे जितना भी आपका PDL स्ट्रक्चर था वो कंप्रेस हो गया, उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया और वो सारा नेक्रोज हो गया। तो आप समझ लें कि इतना पार्ट जो है ना साथ वो नेक्रोज हो गया। ठीक हो गया। अब होना यह है कि यहाँ पे कोई सेल या ब्लड सप्लाई या ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो फर्स्ट मैसेंजर प्रोड्यूस करे या सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करे। यहाँ पे बेसिकली ये हुआ था कि आपके इनिशियली जो डिफॉर्मेशन हुई थी सेल्स की उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने थे, उन्होंने साइक्लिक AMP भी बनाया था। ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई होती है तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। अब इस नेक्रोसिस के रिस्पॉन्स में जो एडजेसेंट मैरो स्पेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल ये मैरो स्पेसेस आपकी पड़ी हुई हैं, तो इसके अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे वो डिफ्रेंशिएट होंगे, वो यहाँ से ट्रैवल करेंगे इस तरफ को और जहाँ पे PDL स्पेस बिल्कुल नेक्रोज हुई होगी उसके नीचे से बोन को रिजॉर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से फ़र्ज़ करें इन्होंने बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट किया और यहाँ से इस तरफ को बोन की रिजॉर्प्शन कर रहे हैं। जब इतना पार्ट, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करके देख लें कि ये फ़र्ज़ कर लें आपका टूथ आ गया और इतना पार्ट फ़र्ज़ कर लें आपका रिजॉर्व नेक्रोज्ड हुआ है, फ़र्ज़ कर लें ये आपका टूथ का सरफेस है और ये आपकी नेक्रोज्ड बोन है और PDL उसके साथ। अब यहाँ से आपके ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे और इसको इधर से सारा रिजॉर्व करना स्टार्ट करेंगे। जब ये सारा रिजॉर्व होकर यहाँ तक आ जाएगा तो फिर ये सारी स्पेस ओपन होगी टूथ के मूव करने के लिए और जैसे ही ये आखिरी पार्ट रिजॉल्व होगा तो टूथ एकदम इस सारी स्पेस के अंदर मूव करेगा, जिसको ग्राफिकली वो इस तरह दिखाता है कि ये अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन हो रही है। जब सारी रिजॉल्व हो जाएगी तो वो एकदम मूव करेगा और फिर आगे रिजॉर्प्शन होगी अगले पार्ट की, फिर मूव करेगा। तो जब यहाँ तक वो सारा टूथ मूव करेगा तो फिर इस पार्ट का नेक्रोसिस हो जाएगा, फिर वो यहाँ से ऑस्टियोक्लास्ट और आएंगे, वो इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर टूथ इस स्पेस में मूव करेगा और फिर आगे फर्दर नेक्रोसिस होगा और इस तरह हैवी फोर्स लगने से आपकी अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन होती है। फिर नेक्स्ट है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो टूथ मूवमेंट होने तक क्या क्या होता है आपके PDL के अंदर सारा जो फिनोमेना है। तो उसमें जो आपकी लाइट फोर्स है और हैवी फोर्स है, दोनों के जो एप्लीकेशन है उसके बाद डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है जो PDL है। तो पहले लाइट फोर्स का देख लेते हैं और फिर हैवी फोर्स का देख लेंगे। तो जो लाइट फोर्स है वो बेसिकली ये करती है कि आपकी जिस साइड पे आपकी फोर्स लग रही है उस साइड पे बेसिकली आपका PDL कंप्रेस हो जाएगा और उससे अपोजिट साइड पे ऑब्वियसली थोड़ी सी उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, यानी वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंशन हो जाएगी, या आप उसको कह लेंगे कि जहाँ पे कंप्रेस हुआ है वो प्रेशर साइड होगी और जहाँ पे डायलेट हो गया, थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, वो टेंशन साइड होगी। तो जब आप इनिशियली फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली वही जो आपने पहले पढ़ा है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, बोन बेंड करती है और पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं और फिर अगर आप उस फोर्स को सस्टेन करके रखें तो PDL फ्लूइड थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और टूथ जो है वो PDL स्पेस के अंदर मूव करता है। और फिर ये कि 3 to 5 सेकेंड्स तक अगर आप लाइट फोर्स लगा के रखेंगे तो बेसिकली ये होगा कि जो
प्रेशर साइड पे है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आएंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और जो अपोजिट साइड है वहाँ पे बेसिकली ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, आप ऐसे कह लें। और जो पीडीएल फाइबर्स और सेल्स हैं जो कि कंप्रेस्ड साइड की तरफ प्रेजेंट होंगे वो मैकेनिकली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो स्ट्रेचिंग वाली साइड है, डायलेशन वाली साइड है, वहाँ पे भी ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन होगी थोड़ी सी सेल्स की। अब होता ही है कि जो नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब भी कोई सेल जो है वो डिफॉर्म होता है तो वो इस इंजरी के मैकेनिज्म के अंदर साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रीट करता है बेसिकली। तो जो 3 to 5 सेकेंड्स में बेसिकली ये होना है आपका कि जो प्रेशर और टेंशन साइड है ना वहाँ पे जो आपके सेल्स हैं वो मैकेनिकली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और ब्लड फ्लो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर अगर कुछ मिनट्स तक आप उसकी ये लाइट फोर्स लगा के रखते हैं तो ये होगा कि ब्लड फ्लो वहाँ पे अल्टर हो जाएगा। यानी जो प्रेशर साइड है अगर आप उसकी बात कर रहे हैं ना तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पे चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपने पहले भी देख ली कि जो वो हो रहा है मैकेनिकली डिस्टॉर्ट हो रहे हैं आपके सेल्स और फाइबर्स, तो वो आपके बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइन्स रिलीज़ कर रहे हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो साइटोकाइन्स हैं ये बेसिकली फर्स्ट मैसेंजर सेल्स हैं। इनका बेसिकली काम ये है कि इन्होंने सेकंड मैसेंजर सेल्स को एक्टिवेट करना होता है। और सेकंड मैसेंजर सेल्स बेसिकली आपके एक पूरा पाथवे होता है जो रैंक और रैंक एल पाथवे जिसको कहते हैं, उसको एक्टिवेट करके जो है वो बोन रिजॉर्प्शन और जो दूसरी अपोजिट साइड पे बोन डेपोजिशन है वो स्टार्ट करवाएंगे। तो मिनट्स में आपका ये हो जाता है। फिर अगर आप कुछ आवर्स तक फोर्स लगा के रखते हैं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसमें केमिकल मैसेंजर्स बनने लग जाते हैं और एंजाइम लेवल चेंज होते हैं। एंजाइम लेवल्स बेसिकली जो केमिकल मैसेंजर्स आपके इस पॉइंट पे आ जाएंगे वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी बेसिकली वो कहता है कि 4 घंटे के बाद आपके जो पीडीएल का एरिया है ना वहाँ पे डिटेक्ट हो जाए, उसका इंक्रीज लेवल डिटेक्ट होने लग जाते हैं और उस सेकंड मैसेंजर की वजह से आपकी फिर सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो कहता है कि एटलीस्ट 4 आवर्स चाहिए आपको साइक्लिक एएमपी की जो वहाँ पे कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। तो उसमें ये एग्जांपल वो ये देता है कि अगर आप कोई रिमूवेबल अप्लायंस पहन रहे हैं जिसको आप दिन में 4 घंटे से कम पहनते हैं तो ऑब्वियसली उसमें साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस नहीं होगा और आपकी टूथ मूवमेंट नहीं होगी। तो एटलीस्ट 4 आवर्स हैं सिर्फ साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये नहीं हो रहा, इतना टाइम भी आप नहीं दे रहे अप्लायंस पहनते हुए, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। और फिर सेलुलर डिफरेंशिएशन होगी, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट बनेंगे और टेंशन साइड पे ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे और 2 दिन के अंदर अंदर लाइट फोर्स लगाने पे आपकी टूथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जो कि बेसिकली बोन की रीमॉडलिंग है वो स्टार्ट कर देगी। और दूसरी चीज़ है आपकी अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन जो कि हैवी प्रेशर से होगी। अब हैवी प्रेशर में जब आपने इनिशियली फोर्स लगानी है तो उसमें लेस देन 1 सेकंड भी रिस्पांस आपका सेम है और 1 to 2 सेकंड्स तक भी आपका रिस्पांस सेम है कि पीडीएल फ्लूइड थोड़ा सा बाहर निकलेगा और आपका टूथ जो है वो जितनी स्पेस बनेगी फ्लूइड के बाहर निकलने से उसमें मूव करेगा, लेकिन उसके बाद आपका जो सारा रिस्पांस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब आप 3 to 5 सेकंड्स तक हैवी फोर्स लगा के रखेंगे तो जो लाइट फोर्स के अंदर आपने देखा कि कुछ जो है वो कंप्रेशन होती है प्रेशर वाली साइड के ऊपर, कुछ सेल्स डिस्टॉर्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी ब्लड फ्लो थोड़ा सा चेंज होता है। वो इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये होगा कि वो टोटली जो है ना पीडीएल सारा कंप्रेस हो जाएगा और वहाँ पे जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगे ऑब्वियसली उनके फुली कंप्रेस्ड होने की वजह से ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी वहाँ पे। तो विद इन फ्यू मिनट्स उसकी पूरी जो एरिया पीडीएल उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी और आवर्स के अंदर ऑब्वियसली वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे तो सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ घंटों के बाद वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब उस नेक्रोसिस को ख़त्म करने के लिए एडजेसेंट एरियाज से आपके ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे, तो 3 से 5 दिन लग जाते हैं इसमें। आपके एडजेसेंट जो मैरो स्पेसेस होती हैं उसके वहाँ से ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर हो के आते हैं और वो आके आपकी बोन को इन साइड से रिजॉर्ब करते हैं टुवर्ड्स द टूथ। इसको बेसिकली कहते हैं अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन। और फिर 7 से 14 दिन लगते हैं अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन से इन साइड से ऑस्टियोक्लास्ट आके आपकी बोन रिमूव करते हैं और फिर आपका टूथ की मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लाइट फोर्स होती है वो आपकी 2 दिन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करवा देती है, लेकिन जो हैवी फोर्स होती है उसमें आपके 7 से 14 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है हैवी फोर्स वाले में कि जब आप टोटली जहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा होता है, जहाँ पे सारी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे एक जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हाइलेनाइजेशन। ये बेसिकली जो सारी वहाँ पे सेल्स और फाइबर्स की डीनेचुरेशन हो रही है या वो डीनेचर हो रहे हैं, बेसिकली डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, उसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस इस तरह की होती है।
और इसको आप कहते हैं हाइलोनाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि सेल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स बंद फुली एक्लूडेड हो जाती हैं, जो पीडीएल फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है। तो ये सारी जो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर आपको मिलती है, इसको कलेक्टिवली आप कहते हैं कि हाइलोनाइजेशन हुई है इसमें। और फिर वो थोड़ा सा इस डायग्राम से शो कर देता है कि टूथ की जो मूवमेंट है और टाइम डिपेंडेंट वो किस तरह लाइट और हैवी फोर्स में होती है। तो लाइट फोर्स में वो इस तरह दिखाता है कि जो इनिशियली मूवमेंट हुई है वो आपकी बेसिकली फोर्स लगने से जो पीडीएल स्पेस में टूथ मूव हुआ है वो है, और उसके बाद कंटिन्यूसली जब जितनी देर आप लाइट फोर्स लगा के रखेंगे वो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा फ्रंटल रिजॉर्प्शन के थ्रू। लेकिन जब आप हैवी फोर्स लगाते हैं तो उसमें अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन होती है। इनिशियली तो टूथ उतना ही मूव करेगा जितनी पीडीएल स्पेस में आपका लाइट फोर्स से करेगा, लेकिन उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगी जब तक कि अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन से सारी नेक्रोटिक पीडीएल के साथ वाली बोन रिमूव नहीं होती थी। जब वो सारी बोन रिमूव हो जाएगी फिर टूथ एकदम उस स्पेस में मूव करेगा, और फिर एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर है वो नेक्रोज हो जाएगा क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और फिर जब उसकी अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन पूरी होगी तो फिर जितनी स्पेस बनेगी फिर एकदम टूथ उसके अंदर मूव करेगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स ड्यूरेशन का। तो उसमें बेसिकली 3 टाइप्स की फोर्सेस हैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। पहली को आप कंटिन्यूस फोर्स कहते हैं। कंटिन्यूस फोर्स का बेसिकली ये मतलब है कि आपने एक ऐसी अप्लायंस, एक ऐसी चीज़ लगा के दी है कि जब पेशेंट नेक्स्ट विजिट में आपके पास आता है तो वो अप्लायंस तब भी या तो उतनी ही फोर्स लगा रही होती है या सम अप्रिशिएबल फोर्स वो उस वक्त भी नेक्स्ट विजिट तक लगा रही होती है, टोटली ज़ीरो नहीं हुई होती उसकी फोर्स। तो ऐसी फोर्स को, ऐसी अप्लायंस जो फोर्स लगा रही होगी उस फोर्स को कहेंगे आपकी कंटिन्यूस फोर्स है। दूसरी जो है वो इंटरप्टेड फोर्स है। इंटरप्टेड फोर्स है कि नेक्स्ट विजिट में आने तक आपकी जो वो अप्लायंस है उसने फोर्स लगाते लगाते उसकी फोर्स ज़ीरो पे चली गई हुई थी। अब जब नेक्स्ट विजिट में वो आएगा तो आप उसको रीएक्टिवेट करेंगे तो फिर वो अप्लायंस फोर्स लगाने लग जाएगी। तो इस तरह की जो फोर्स होगी वो इंटरप्टेड फोर्स होगी। ये दोनों फोर्सेज जो हैं ये फिक्स्ड अप्लायंसेस से लगाई जा सकती हैं। और तीसरी इंटरमिटेंट फोर्स होती है। इंटरमिटेंट फोर्स का मतलब बेसिकली ये है कि रिमूवेबल अप्लायंस की जो फोर्स होती है वो इंटरमिटेंट होती है। जब तक आपने अप्लायंस लगाई होती है वो फोर्स लगा रही होती है, जब आप उसको मुंह से निकाल देते हैं तो वो फोर्स लगाना बंद कर देती है, फिर दोबारा मुंह में लगाएंगे तो फिर फोर्स लगा रही होगी। और उसको रीएक्टिवेट करवाएंगे जब आप, फॉर एग्जांपल जिस तरह हॉलीज रिटेनर होता है, अगर उसको एक्टिवेट कर लें, लेबियल वो जो होती है उसको एक्टिव कर दें तो वो जो प्रोक्लाइन टीथ होते हैं उसको पीछे लेके आती है। तो जब आप उसको एक्टिवेट करवाएंगे तो उसकी फोर्स फिर फुल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पेशेंट उसको मुंह में से उतार देगा तो उसकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इंटरमिटेंट फोर्स होती है। और लास्टली जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कौन से ड्रग्स हैं जो ऑर्थोनोटिक मूवमेंट को इंटरफेयर करेंगे। तो पहले उसमें से आपके आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर्स, जिसमें आपकी एनसेड्स आ जाती हैं या स्टीरॉइड्स आ जाती हैं, या जो बाकी कोई जिसके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर एगोनिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि जो फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम होता है वो बेसिकली आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो होता है। तो कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकेगी, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है जो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने ही नहीं देगा, तो बेसिकली आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी या नहीं होगी। और दूसरी वो एग्जांपल देता है कि, और इसमें तो थोड़ी सी एग्जांपल है, वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी रिदमिक हैं, एंटी मलेरियल है, और ये सारी टेट्रासाइक्लिन्स हैं कुछ, ये सारी जो हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बेसिकली इनहिबिट करती हैं। और दूसरी एग्जांपल बिस्फॉस्फोनेट्स की है, जो कि उनका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि उन्होंने ऑस्टियोक्लास्ट्स को जो उनकी रिजॉर्प्शन है उनको इनहिबिट करना होता है। तो ऑब्वियसली जब रिजॉर्प्शन ही नहीं हो रही होगी तो टूथ की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी या नहीं हो रही, प्रॉपरली नहीं होगी। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो ड्रग्स की जो ऑर्थोनोटिक मूवमेंट को इंटरफेयर करती हैं।